नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के एक बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम चर्चा करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर किस प्रकार से पदों पर निर्वाचन होता है। किसी भी प्रकार की आपको यदि सहायता की आवश्यकता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स में नंबर पिन कर दिए जा रहे हैं। आपको यदि किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता, अगर आपको लगता है आपकी किताब नहीं पहुंची है, आपकी किताब आपने ऑर्डर की है, आपके पास कोई अपडेट नहीं है, आप इन नंबर्स पर व्हाट्सएप करके सेशन में मेरे कमेंट बॉक्स को खराब ना करें, है ना। आपके लिए मैंने सीधा ये दे दिया, यहां से आपको तुरंत रेस्पॉन्स की प्राप्ति होगी। पीछे की पीछे टीम बैठी हुई है ना। मैं नंबर कंफर्म कर लूँ, यही है ना। ठीक है ना। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको असुविधा है तो कृपया करके इन दिए गए नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर दें। कमेंट बॉक्स को बार बार खराब ना करें, है ना। चलिए, हाँ, और जैसा कि आप सभी को संभवतः सूचना दे दी गई होगी, एक छोटी सी असुविधा हुई है हमारे एक मेंबर के साथ, हमारे एक टीम के साथी के साथ, हमारे एक गुरुजन के साथ, जो हमारे साथ में पॉलिटी की जो क्लासेस ले रहे थे, सवाई सर, जिन्होंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से माधव बैच के अंदर पॉलिटी पढ़ाई हुई है, माधव और नटराज के लिए जो कंबाइंड पॉलिटी पढ़ाई हुई है, उनके फादर की असामयिक स्वर्गलोक गमन हो गया है। और उसके लिए हम डीप कंडोलेंसेज अपनी तरफ से उनके प्रति साझा करते हैं, और ईश्वर उन्हें हिम्मत दे कि वो अपने इस दर्द के क्षण को मजबूती से सहन कर पाएं। इसी क्रम में मेरे प्यारे साथियों, आपसे भी निवेदन है कि आप लोग जो अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं वो कृपया पढ़ाई जारी रखें। जैसे ही सर का पुनः आगमन होता है क्लासेस में, आपकी क्लासेस वापस से शुरू कर दी जाएंगी, है ना। चलिए, तो मैंने जैसे आपसे कहा कि हाउ आर मेंबर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड, लोकसभा के लोग कैसे निर्वाचित किए जाते हैं। आज हम जिन जिन टाइटल्स को चर्चा में लाएंगे उसमें लोकसभा के अंदर निर्वाचन प्रमुख है, लोकसभा के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन प्रमुख है, और इसके साथ साथ फिर हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बातें करेंगे और आपको बताएंगे। मैंने जैसा आपसे कहा था कि 18 तारीख के बाद ये पिक्चर बदल जाएगी। इस पिक्चर की जगह नई लोकसभा का दृश्य होगा, उसमें लोकसभा का स्पीकर होगा, इसके साथ साथ सदस्यों की संख्या होगी, जो कि संभवतः आने वाले समय में बदल जाएगी। तो लोकसभा के अंदर सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या चाहिए होता है, क्या कंडीशंस हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहां पर लोकसभा के अंदर जो सदस्य चुने जाते हैं वो सभी राज्यों से चुने जाते हैं। अगर 28 राज्य हैं तो 28 के 28 राज्यों से लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। चुनता कौन है? आप और हम चुनते हैं। आप और हम चुनते हैं, तो इस प्रकार का निर्वाचन क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहलाती है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में कौन व्यक्ति वोट दे सकता है? तो इसके बारे में मैंने कह रखा है कि वो व्यक्ति वोट दे सकता है जिसकी उम्र 18 साल है। 18 साल का नियम कब आया था? 61वें संविधान संशोधन के बाद आया था, 1988 में आया था। इससे पहले क्या था? जिसकी उम्र 21 साल है वही वोट दे सकता था। ठीक है, राजीव गांधी जी के द्वारा यह कार्य किया गया था। अडल्ट सफरेज जो है, यानी कि वयस्क मताधिकार है, उसकी उम्र घटाई गई थी। ठीक है, यानी कि आप और हम 18 साल की उम्र जैसे ही क्रॉस करते हैं उसके बाद में वोट दे सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद में केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र में क्या होता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर भारत में जो लोकसभा की सीटें हैं वो भी केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1965 के तहत अधिनियमित की गई हैं। उसी के आधार पर सीटें चुनी जाती हैं। हमने पहले भी जब लोकसभा की सीटों की संख्या बताई थी तब आपको बताई थी कि यह सदस्य संख्या 20 है। एंग्लो इंडियन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको कमेंट्री दे चुका हूं। सर, लोकसभा का सदस्य बनना हो यानी कि सांसद बनना हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? मैंने कहा जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म के अंदर एक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, ऐसे ही संसद का सदस्य यानी सांसद बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है उनमें सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि आप देश के नागरिक होने चाहिए। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा गया है, सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ नहीं लिखा गया है।
अमेरिका के संविधान के अंदर राष्ट्रपति के लिए जो बाई बर्थ शब्द लिखा गया है, उसका मतलब है कि व्यक्ति जन्म से अमेरिका में पैदा हुआ होना चाहिए। भारत में नागरिकता चूंकि अन्य प्रकार से भी प्राप्त की जाती है, इसलिए अन्य प्रकार से मतलब नेचुरलाइजेशन से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यहां पर सिटीजन ऑफ इंडिया शब्द को महत्व दिया गया है। ठीक है। अच्छा, मेंटली डिस्टर्ब्ड यानी कि पागल नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए, और उम्र उसकी 25 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। साथ ही साथ उसके पास कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, इस लाभ के पद को लेकर के कहीं भी स्पष्ट व्याख्या संविधान में नहीं है, लेकिन यह माना गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी ऐसे कार्य में लिप्त है जहां पर सरकार की भागीदारी 25% से अधिक है, तो उस संस्थान को लाभ का पद माना जाएगा। उदाहरण के लिए, आज अगर मैं सरकारी सेवाओं में हूं और मैं वहां से निकल करके चुनाव लड़ने जाता हूं, तो ऐसी स्थिति में चूंकि मैं सरकारी सेवाओं में हूं और सांसद का चुनाव लड़ने जाता हूं, तो मुझे सरकारी सेवा छोड़नी पड़ेगी, तब जाकर के मैं सांसद का इलेक्शन लड़ पाऊंगा। आप पूछेंगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैं ऑलरेडी सरकारी नौकरी में था। चूंकि सरकारी नौकरी सरकार की ही है, सरकार की संचित निधि से मुझे धन मिल रहा है, ऐसी स्थिति में मुझे उसे छोड़ करके ही चुनाव लड़ने जाना होगा। यह हुआ लाभ का पद। सर, ये तो समझ में आया कि यह लाभ का पद हुआ, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि नौकरी करते हैं। किस में नौकरी करते हैं? पीएसयूज के अंदर नौकरी करते हैं। ये पीएसयू क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं ये, है ना, मतलब एंटरप्राइजेज हैं असल मायने में, जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, भेल, गेल, सेल, ये सब पीएसयूज हैं। इनका मतलब क्या होता है? ये पहले सरकारी 100% कंपनियां हुआ करती थी, लेकिन सरकार ने धीरे धीरे इनका डिसइन्वेस्टमेंट करके, यानी कि कुछ हिस्सा अपना बेच बेच करके यहां पर प्राइवेट पार्टनर्स की एंट्री दी। प्राइवेट पार्टनर्स की एंट्री दी, तो ऐसी स्थिति में अब यहां पर प्राइवेट भागीदारी भी है और सरकारी भागीदारी भी है। तो ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यह बनता है कि यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए एनटीपीसी में जॉब करता है या ओएनजीसी में जॉब करता है, गेल में नौकरी करता है, भेल में नौकरी करता है, तो क्या सर वो आकर के चुनाव लड़ सकता है? तो इसमें क्राइटेरिया ये रखा गया है कि यदि पीएसयू के अंदर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर, यदि सरकार की भागीदारी 25% से अधिक है, तब तो उसका पद लाभ का पद काउंट किया जाएगा, और उससे नीचे है तो लाभ का पद काउंट नहीं किया जाएगा। फिर सवाल बना, तो इसका मतलब सर मान लीजिए कि कोई प्राइवेट व्यक्ति कोई कार्य करता है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक कंपनी चलाता हूं उदाहरण के लिए, और 100% मैं कोई भी सरकारी तरीके से फंडेड कंपनी नहीं हूं, मेरी अपनी कंपनी है, मैं जो भी कमाता हूं अपनी कंपनी के लिए कमाता हूं, अपनी कंपनी से कमाता हूं, तो क्या मैं चुनाव लड़ सकता हूं? आंसर है यस, आप चुनाव लड़ सकते हैं। अर्थात कमाना बुरी बात नहीं है। सरकार की नजर में लाभ का पद है कि सरकार के पैसे को तो कहीं आप प्राप्त नहीं कर रहे, अर्थात आप अपने लेवल पर कितनी भी बड़ी इंडस्ट्री चलाएं, आप कितना भी लाभ कमाएं, आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप सरकारी सेवाओं में हैं, यदि सरकार से, तो फिर आप पूछेंगे सरकारी सेवाओं का प्रावधान क्या है? सरकारी सेवाओं का प्रावधान आपको मैंने बता ही दिया कि सरकारी सेवाएं जहां पर जिस संस्थान में आप कार्य कर रहे हैं, वहां पर सरकार की हिस्सेदारी 25% से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, और क्या क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं? तो भारत के संविधान में जो भी संसद, मतलब हमारे संसद के अंदर जो सांसद चुने जाते हैं, उनके लिए अदर क्वालिफिकेशन 1951 के अंदर तय की गई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के माध्यम से। ये अधिनियम का मतलब एक्ट है, एक एक्ट जिसके माध्यम से यह डिसाइड किया गया कि अगर सांसद बनना है तो उसको और क्या क्वालिफिकेशन दी जानी चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन इसमें मानी गई कि वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ने आ रहा है वो वहां का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, यानी कि जिस जगह से वो चुनाव लड़ने आ रहे हैं वो वहीं के वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ता है तो उसे किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एसटी/एससी का सदस्य होना चाहिए। हालांकि एसटी/एससी उन सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। अब ये क्या कहानी है? कई बार आपने देखा होगा कई ऐसे भी उम्मीदवार होते हैं जो कि जिस जगह से निर्वाचित किए जा रहे हैं वो जगह असल मायने में उनके लिए नहीं थी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसका कि मतदाता लिस्ट में नाम अलवर में है, वो प्रयागराज से जाके चुनाव लड़ना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति एसटी/एससी का यदि सदस्य है या आरक्षित वर्ग का सदस्य है तो वो वहां से जाकर चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई सीट रिजर्व कैटेगरी में नहीं है, ओपन है, तो क्या वहां पर चुनाव लड़ा जा सकता है? बिल्कुल,
कोई भी जाकर के वहां पर चुनाव लड़ सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि किस प्रकार से हम सदस्य नहीं बन पाएंगे, तो आंसर है कि हाउस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, दिवालियापन पागलपन नहीं होना चाहिए, पागलपन के साथ साथ भारत के आप सिटीजन होने चाहिए, और अगर कोई भी ऐसी स्थिति है जिसमें कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सके, तो आपके दिमाग में सवाल बनेगा, सर डिस्क्वालीफाई कैसे किया जाता है? अगर कोई भी सदस्य ऐसा है जिसने चुनाव लड़ने के बारे में सोचा, वो 25 साल का हो गया, वो पागल नहीं है, उसके पास कोई भी लाभ का पद नहीं है, चुनाव के लिए जो पंजीकृत मतदाता लिस्ट है उसमें उसका नाम है, वो सारी वो जो कंडीशंस आपने योग्यताएं रखी थी वो सारी फुलफिल करता है, उसके बाद भी क्या उसको चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। कब कब रोका जा सकता है? यदि मान लीजिए उस व्यक्ति ने अपने ही स्तर पर किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, जैसे अक्षय कुमार के केस में हुआ था, उन्होंने कनाडा की नागरिकता प्राप्त कर ली थी, हालांकि अब उन्होंने कनाडा की नागरिकता छोड़ दी है। अच्छा, इसके अलावा भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो, यह मैं आपको बता दूं, और संसद ने मान लीजिए कोई ऐसा कानून बना दिया जिसके तहत उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया हो कि भाई साहब आप इस कानून के तहत, हमने कोई कानून बना दिया उसके तहत आप अयोग्य हैं। उदाहरण के लिए कुछ दिनों पूर्व आपने देखा होगा राहुल गांधी जी को संसद की सदस्यता से फ्री कर दिया गया था। तो कौन सा कानून आड़े आया था? जनप्रतिनिधि, ये जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम है, जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि किसी भी व्यक्ति को 2 साल की सजा या उससे अधिक की सजा होती है तो फिर सजा के कारण उसकी सदस्यता जा सकती है। यानी सदस्यता जाने का जो कारण है वो संसद के द्वारा तय किया गया कारण है। तो 2 साल की सजा, चूंकि यह लिखित नहीं था लेकिन संसद ने अधिनियमित किया हुआ है, तो इस आधार पर भी संसद की सदस्यता जा सकती है। अर्थात किसी भी अपराध में 2 साल से अधिक की सजा नहीं होनी चाहिए। चुनाव में किसी भी, और यह सब कहां पर डिसाइड हुआ है? 1951 का जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम है उसके अंदर से यह दिक्कत निकल करके आ रही है। हाँ, जया लिख रही है, थैंक यू सर, मेरे नोट्स विद इन 6 डेज पहुंच गए, थैंक यू सो मच। मैं सबसे निवेदन करूंगा, देखिए पूरी तरह टीम बिठा रखी है। अभी जब मैं सेशन में आता हूं पीछे टीम बैठी हुई होती है, आपके ये 2 नंबर लिखे गए, किसी भी प्रकार के आपको नोट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है आप तुरंत उस पर व्हाट्सएप करिए, वो आपको रिप्लाई करेंगे। 24 आवर्स में आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। किसी को भी नोट्स ऑर्डर करना है, कुछ भी आपको, मैंने बहुत मेहनत से ये सारा काम किया है, आपके लिए मजाक हो सकता है, केवल रेस्पॉन्स ही नहीं देना होता है, प्रोडक्ट बना के लेकर के डिलीवरी तक सारे काम कराने होते हैं। आपको टेस्ट खरीदना है, आपको कुछ भी करना है, आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए, आपका सब तत्काल समाधान दिया जा रहा है, बस आप आराम से पढ़िए जब मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि किसी से यह मांगा गया कि उसने चुनाव में कितना पैसा खर्च किया, तो चुनाव खर्च का ब्यौरा देने से वो चूकना नहीं चाहिए। चुनाव खर्च का ब्यौरा से क्या मतलब है? समटाइम्स क्या होता है ना कि जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो चुनाव के दौरान आपकी एक लिमिट तय कर दी जाती है कि आप इतना ही पैसा खर्च कर पाएंगे। निर्वाचन आयोग के द्वारा अपनी गाइडलाइंस दी जाती है कि इस बार इतना ही चुनाव कोई राजनेता पैसा खर्च कर पाएगा। तो यदि आपने पैसा खर्च किया और आपके पास पैसे की कोई भी तरीका आपके पास उपलब्ध नहीं है कि मैंने ये पैसा कैसे खर्च किया, तो फिर ऐसी स्थिति में आपकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। 25% का नियम मैं बता चुका हूं। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए। मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति है जिसे भ्रष्टाचार अथवा विश्वासघात के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया हो। मान लीजिए मैं सरकारी सेवा में हूं और मुझे करप्शन के चार्जेस के चलते हुए, या फिर मैंने ऐसा कुछ किया हो जो कि डिसलॉयल्टी दर्शाता हो सरकार के प्रति, ऐसी स्थिति में या फिर देश के प्रति, तो मुझे इस कारण से सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो तो चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। इसके साथ साथ उसका कोई ऐसा व्यवहार ना हो जो रिश्वतखोरी को बढ़ावा देता हो, शत्रुता को बढ़ावा देता हो। साथ ही साथ उस व्यक्ति के द्वारा कभी छुआछूत, दहेज, सती प्रथा, अन्य किसी भी प्रकार के सामाजिक अपराध में वह व्यक्ति शामिल ना रहा हो। इस आधार पर सांसद बनने से पूर्व इतनी सारी चीजें हैं जिन्हें योग्यता के रूप में नापा जाता है। अगर वो इस तरह का कार्य करता हुआ पाया गया तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। ये तो थी सब कॉमन बातें। परीक्षाओं में जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो है ये, कौन सी? दल बदल वाली कानून की। आजकल के समय पर आपने बहुत सारी चीजें
सुर्खियों में सुनी है। जैसे आजकल एक ऑपरेशन लोटस बड़ा फेमस हुआ, जिसमें कि कहा गया कि बीजेपी ने कांग्रेस के कुछ विधायकों को मध्य प्रदेश से तोड़ लिया। दो उदाहरण है, दोनों आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और दोनों ही इस बात को समझाने के लिए पर्याप्त हैं। संभवतः आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये दोनों ही मुद्दे एंटी डिफेक्शन लॉ को समझाने के लिए पर्याप्त होंगे। दल बदल विरोधी अधिनियम, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी अधिनियम। देखिए पहले क्या हुआ करता था, बहुत ही सिंपल सी बात है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे पास में लोकसभा के अंदर 543 सीटें हैं। 543 सीटों का मतलब हुआ आपके पास 272 सीटें अगर किसी के पास हैं तो वो व्यक्ति सरकार बना ले जाएगा। बड़ा साधारण सा पॉइंट है, इसको ऐसे समझकर देखिए। लोकसभा में 543 सांसदों में से जिसके पास 272 आ गए वो सरकार बना ले जाएगा। मान लीजिए कि चुनाव संपन्न हुए और इस प्रकार का वोट शेयर प्राप्त हो गया, 270 और 273। मान लीजिए इस प्रकार से एक पार्टी को, ए पार्टी को ये और बी पार्टी को इस प्रकार का वोट शेयर प्राप्त हो गया। विचार करिए, ये बड़ी ही क्रिटिकल स्थिति है। एक तरफ और दूसरी तरफ इस प्रकार की स्थिति बनकर आ गई। आप कहेंगे साफ दिख रहा है सर, जिसके पास में इतनी सीटें हैं वो चुनाव में जीत करके चुनाव जीत जाएगा, वो अपना प्रधानमंत्री बना ले जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है केवल 3 सांसदों के आधार पर ये वाला जो ग्रुप है ये तो सरकार बना ले गया, जो लगभग बराबर अपने सांसद चुनवा कर आया है, वो केवल 3 सांसदों के कारण सरकार से बचा रह जाएगा? भाई साहब, आपको लगेगा सर बुरा तो बहुत हुआ बेचारे के साथ, ये तो हमारे साथ जैसे होता है वैसा हो गया कि पेपर में मात्र 1 नंबर से चूक गया सर, अदरवाइज तो पीटी कंफर्म था, अदरवाइज तो नौकरी लगने ही वाली थी। हमने कहा अच्छा, इसका मतलब यहां पर जो आपको दुख है वो राजनेताओं को पहले नहीं हुआ करता था। एग्जाम में आपका फेल होना होता था, दोबारा एग्जाम आपको देना पड़ता था। राजनेताओं के केस में यह विषय बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग कैसे था? राजनेताओं में से कुछ नेता ऐसे निकल कर आए जिन्होंने इस चीज को ही पलट दिया। पलट कैसे दिया? उन्होंने 3 सांसदों को यहां से यहां बुला लिया कि भैया सुनो, तुम इतना रुपया पकड़ लो, इतना पैसा ले लो और उठ करके यहां पर चले आओ। कोई बात नहीं साहब, 3 सांसद उठे और चलकर इधर चले आए। एक ग्रुप की सरकार बन गई। कितने लोगों की वजह से? 3 लोगों की वजह से। भाई साहब, ये 3 लोग कौन थे? भाई कोई भी हो सकते हैं। 273 की 273 भी वो 3 लोग हो सकते हैं जिनको बुलाया जा सके कि आ जाओ भाई इस तरफ। सर इन्हें क्या मिलेगा? बोले इन 3 लोगों से कह दिया गया कि तुम्हें गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, तुम भूल जाओगे, इतना सब कुछ मिलेगा, तुम इधर आ जाओ, हमारी सरकार बन जाएगी। बड़ी बात हो गई साहब ये। ऐसे ही फिर जैसे ये इधर की तरफ आए, तुरंत इस तरफ आते ही इस वाले ग्रुप ने 3 इनके पकड़ लिए कि तुमको मैं इससे ज्यादा गाड़ी दूंगा, इससे ज्यादा बंगला दूंगा, तुम मेरे पास चले आओ। क्या आपको यह नहीं लगता कि इस प्रकार से खरीद फरोख्त होते होते, केवल मोल भाव करते करते लोकतंत्र का मजाक बन जाएगा? ऐसा हरियाणा में एक बार हुआ था और वहीं से एक शब्द बनकर आया था, आया राम गया राम। वहां एक व्यक्ति था जो इसी प्रकार से पार्टी से अपोजिशन से पार्टी में आकर के सरकारें बनवाया और बिगड़वाया था। इसके आधार को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे तो कभी सरकारें स्थिरता पाएंगी ही नहीं, इसी कारण से एक लॉ लाया गया जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, जिसको भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची के अंदर डाला गया। अनुसूची नंबर 10 यानी कि शेड्यूल नंबर 10th शेड्यूल के अंदर डाला गया और यह लॉ पास हुआ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। जिसमें क्या रखा गया? यह कब आया था? 1985 में रखा गया, जिसमें कुछ कंडीशंस डाल दी गई। कंडीशंस क्या? कि ऐसा करके कोई भी राजनेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अगर गया तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। यानी कि अब अगर कोई भी राजनेता एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाएगा तो उसकी संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी। यानी कि संसद की सदस्यता रद्द होने में दल का बदलना भी अब संसद की सदस्यता रद्द करने का पैमाना बन गया। एक पार्टी से आप दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। सर हमने तो देखा है चुनाव से पहले बहुत लोग जाते हैं, चुनाव से पहले जाते हैं, जीतने के बाद नहीं जा सकते। बोले सर क्या बात कर रहे हो? आप मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लो। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो ग्रुप था, सरकार तो कमलनाथ जी की बनी थी मध्य प्रदेश में, लेकिन उनके ही संगठन के कुछ नेता
उनका साथ छोड़कर शिवराज जी के नेतृत्व में जाकर बीजेपी के साथ जुड़ गए सर। और आज देख लीजिए आप, बीजेपी की सरकार है एमपी के अंदर। तो आपको घटनाक्रम में एक बार याद दिला दूं, क्या था, कंडीशन क्या थी वो जान लीजिएगा। कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में एमपी के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। दूसरी तरफ शिवराज जी अपोजिशन में थे। कहां पर? एमपी की बात हो रही है। कमलनाथ जी के ग्रुप में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं वो अपने साथ कुछ समर्थकों को लेते हैं, अपने कुछ विधायकों को लेते हैं, और मान लीजिए 10 विधायक ले लिए, नंबर जो भी हो, मैं तो केवल समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं। 10 विधायकों को लेकर इधर चले गए। आपने कहा कि सर अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ सर इनकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। तो साहब ये तो यहां से यहां गए, सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। बिल्कुल, संसद सदस्यता रद्द भी हुई थी। ये विधायक से पद से हट गए थे, और ये विधायक और सांसद दोनों पर लागू होने वाली चीज है। तो सर इनकी सदस्यता हटा दी गई थी, बिल्कुल हटा दी गई थी। फिर क्या हुआ? तब फिर इनका पार्टी में जाने से तो कोई मतलब ही नहीं निकला। निकला कैसे निकला? जब इन्होंने अपने यहां से विधायक हटाए तो बहुमत के लिए जो आवश्यक संख्या थी वो इनके पास कम पड़ गई। भाई बहुमत के किनारे अगर आप बैठे हो और आपकी सीटों में संख्या में कटौती हो गई तो सरकार तो वैसे ही गिर गई आपकी, क्योंकि आप विश्वास मत साझा ही नहीं कर पाए। अब जो लोग निकल कर गए हैं, अब चूंकि सभी लोग बराबर स्केल पर आकर खड़े हो गए, तो जिनकी सदस्यता रद्द हुई है वो बाई इलेक्शन में जाएंगे, पुनः मतदान में जाएंगे। पुनः मतदान में जाकर के वो नए टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। नए टिकट पर चुनाव लड़कर के वापस जीत करके ही आना पड़ेगा, तब जाकर के वो सरकार में शामिल हो पाएंगे। मतलब समझिए, पार्टी बदलने पर आपको सत्ता नहीं मिलेगी। लेकिन आप कहेंगे सर चुनाव चलो समझ में आया, मध्य प्रदेश में तो हुआ था, महाराष्ट्र के बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने कहा अब चलिए महाराष्ट्र के बारे में बताता हूं। महाराष्ट्र में आपको अच्छे से मालूम होगा, महाअगाड़ी दल MVA की सरकार चलती थी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में। दूसरी तरफ अपोजिशन में फडणवीस जी थे, बीजेपी का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन वो अपोजिशन में थे। शिवसेना के अंदर से एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में एक गुट निकलता है और निकल करके वो अपोजिशन को ज्वाइन कर लेता है। यानी यहां पर जो मां विकास आघाड़ी दल की जो सरकार चल रही थी MVA की, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली सरकार में से विधायक निकलते हैं और निकलकर वो बीजेपी या NDA गठबंधन की जो सरकार, जो अपोजिशन पार्टी थी, उसे जाकर ज्वाइन कर लेते हैं। और यहां पर यह सरकार गिर जाती है और NDA की सरकार महाराष्ट्र में बन जाती है। आप पूछेंगे सर फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एकनाथ शिंदे जी की जो वो है सदस्यता वो रद्द नहीं हुई? इसके पीछे का कारण जान लीजिए। असल मायने में शिवसेना के पास लगभग 60 के आसपास विधायक थे, नंबर देख लेना, 60-62 के आसपास विधायक थे। और एंटी डिफेक्शन लॉ में यह लिखा गया है कि यदि किसी पार्टी से यदि विधायक अथवा सांसद 2/3 से अधिक संख्या में निकलकर किसी दूसरे गठबंधन में शामिल हो जाएं, कितने? मोर देन 2/3, 2/3 से ज्यादा अगर विधायक निकलकर या सांसद निकलकर दूसरे गठबंधन में शामिल हो जाएं, तो उन विधायकों की अथवा सांसदों की सदस्यता रद्द नहीं मानी जाएगी। तो फिर तो बोले इसे मर्जर ऑफ पार्टी माना जाएगा। हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर यह बात मेंशन की गई कि यदि बड़ी संख्या में लोग निकल करके इधर से इधर चले गए, तो ऐसी स्थिति के अंदर बड़ी संख्या में लोगों के चले जाने पर पार्टी का चूंकि 2/3 40 विधायक है, अगर वो दूसरी तरफ चला गया तो 40 विधायकों का जाना पार्टी से विधायक का जाना नहीं माना जाएगा, पार्टी का ही जाना माना जाएगा। और जो पीछे बच गया उसके पास तो पार्टी भी नहीं बचेगी। यही कारण है कि एकनाथ शिंदे जी के यहां चले जाने से शिवसेना का ही मर्जर माना गया है एनडीए में। उद्धव ठाकरे जी का शिवसेना से अधिकार छिन गया, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की नहीं बची। यह बात ऑलरेडी लिखी हुई है संविधान के अंदर और यहां पर वही हुआ, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ की शब्दशः पालना की गई।
तो दो बातें समझ में आ गई। यदि कोई भी विधायक 2/3 संख्या से कम, अगर कोई भी सदस्य संख्या चाहे विधायक की हो या सांसद की हो, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएगी तो उसकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी, डिस्क्वालिफिकेशन का आधार बना। यदि 2/3 संख्या ट्रांसफर कर गई तो उसे पार्टी का ही ट्रांसफर माना जाएगा, मर्जर ऑफ पार्टी माना जाएगा। संभवतया आपको यह बात समझ में आ गई हो, दो बड़े पॉइंट क्लियर हो गए हो। एक तीसरा पॉइंट और है मेरे प्यारे दोस्तों, और वो क्या है, राज्यसभा में जैसा आप सभी को मालूम है कि हमारे यहां पर 12 सांसद नियुक्त किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मान लीजिए मनोनीत हुए सांसदों ने 6 महीने से पहले ही कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली तो उनकी भी स्थिति में सांसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये 3 आधार बनाए गए। इंटरेस्टिंग सवाल जो यहां पर बनते हैं पेपर में, मल्टीपल टाइम आरएएस परीक्षा में यह सवाल पूछा गया है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एंटी डिफेक्शन लॉ किस आधार पर चीजें खत्म होती हैं वो पूछा गया है, नंबर 1। और दूसरा एक बड़ा प्रश्न और पूछा जाता है, ये डिस्क्वालिफिकेशन यानी ये अयोग्यता निर्धारित कौन करता है कि चलो इसकी सदस्यता रद्द करते हैं। इंटरेस्टिंग आंसर है, यह डिस्क्वालिफिकेशन स्पीकर के द्वारा अध्यक्ष के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, लोकसभा में स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष होता है, लेकिन राज्यसभा में स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट होता है। यानी कि एक तरफ लोकसभा अध्यक्ष है और दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट है। यही लोग उस विधायक उस सांसद की सदस्यता रद्द करते हैं। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा उसकी सदस्यता रद्द की जाती है। एक सवाल और पूछा जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, याद कर लीजिएगा। 2 बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं डिस्क्वालिफिकेशन पर, मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में मैंने बता दिया कि कौन करता है संसद के अंदर, और विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष। एक इंटरेस्टिंग सवाल और बनता है कि यदि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है उसके अंदर कोई भी प्रावधान दिया गया है, उसके आधार पर अगर किसी सांसद की सदस्यता रद्द की जाए तो वो कौन होता है करने वाला? तो आंसर है राष्ट्रपति होता है। इस केस में तो लोकसभा अध्यक्ष और वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन अन्य कोई अयोग्यता का आधार है, चुनावी खर्च का ब्यौरा ना देना, भ्रष्टाचार में पकड़ा जाना, लाभ के पद का उपयोग करना, उस आधार पर पद पर बने रहना, अगर ऐसा कुछ है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये दूसरा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये सब बातें मैंने लिख कर दी हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग इन बातों को इग्नोर कर देते हैं, याद नहीं रख पाते, इसलिए मैंने आपको ये बताई। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। एक तीसरा पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, और वो क्या है? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई। एक तीसरा पॉइंट और समझ लीजिए पैरेलली, और वो क्या है कि यदि प्रेसिडेंट अगर किसी को हटाता है तो प्रेसिडेंट को हटाने से पहले इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन लेनी होती है। किसकी? इलेक्शन कमीशन के, निर्वाचन आयोग की रिकमेंडेशन लेनी होती है। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर अगर किसी को हटाया जाता है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाए। एक और पॉइंट समझ लीजिए इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट, और वो क्या है कि यदि पहले ये बात बहुत ज्यादा हुई थी और इस विषय के अंदर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस आए, तब ये डिसाइड किया गया कि जो लोकसभा अध्यक्ष है या फिर स्पीकर के पद पर बैठा जो भी व्यक्ति है जो डिस्क्वालिफिकेशन कर रहा है, उसके द्वारा किया गया फैसला न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। यह प्रश्न मल्टीपल टाइम पूछा गया, यानी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है। यानी अगर कोई यह कहे कि मैं अध्यक्ष हूं, मैंने फैसला दे दिया, एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है फैसला देना, इसकी दोबारा जांच की जा सकती है और यह जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। बस यही एंटी डिफेक्शन लॉ से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो। ठीक है, समझ में आ गया हो तो यहां पर अब पढ़ लीजिए, मैंने सारी बातें बोल दी हैं। अगर कोई स्वेच्छा से करता है तो भी उसका पद चला गया। हां, एक और पॉइंट भी है इसके अंदर, और वो है विप का। ये विप क्या होता है? समटाइम्स क्या होता है, कुछ राजनीतिक पार्टियां जब मतदान के लिए बुलाई जाती हैं, जैसे उदाहरण के लिए अभी कुछ दिनों पूर्व बीजेपी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ अपोजिशन ने अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कि अविश्वास प्रस्ताव यानी सरकार को गिराएंगे हम लोग।
अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है सरकार ये बताए कि उसके पास उसके समर्थन में लोग बचे हैं या नहीं बचे हैं। लेकिन पता चल रहा है कि अविश्वास को लाने के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग के अंदर जो लोग वोट देंगे समर्थन में, उसका ही पलड़ा भारी होगा। अगर सरकार के पक्ष में वोट गिर गए तो इसका मतलब सरकार जीती हुई है, यानी सरकार चलती रहेगी। अपोजिशन के पक्ष में वोट गिर गए तो अपोजिशन जीत जाएगा और सरकार गिर जाएगी। लेकिन वोट देने के लिए सांसद का संसद में होना जरूरी है, मतलब कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट में हो, यह बात जरूरी है। अब वो व्यक्ति पार्लियामेंट में हो, यह बात अगर जरूरी है, तो फिर से एक बड़ा प्रश्न बनता है कि संसद में बुलाएगा कौन। पता चले कि विधायक सांसद जी जो हैं वो अपने किसी रिश्तेदार की शादी में कहीं गए हुए हैं, या उनके क्षेत्र में कोई चुनावी सभा है, या उनके क्षेत्र के अंदर कोई कार्यक्रम है, वो तो आए ही नहीं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक पार्टियां अपने विधायकों को, अपने सांसदों को बुलाने के लिए एक पद रखती हैं अपने अंदर, और उसका नाम होता है मुख्य सचेतक। अंग्रेजी में उसे कहते हैं चीफ विप। एक पद होता है जिसके बारे में आप जान लें तो बेहतर होगा, उसका नाम होता है चीफ विप, WHIP। इसको कहा जाता है मुख्य सचेतक। अब यह क्या करता है, जो मुख्य सचेतक है यही अपने पार्टी के अंदर से लोगों को बोलता है कि भैया उस दिन वोटिंग है, संसद में चले आना, कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आपने देखा हो तो इस बार भी अविश्वास प्रस्ताव के समय पर मनमोहन सिंह जी भी व्हील चेयर पर होते हुए भी संसद के अंदर उपस्थित हुए थे। कई लोगों ने कहा कि देखा मनमोहन सिंह जी में कितनी ज्यादा सरकार के प्रति, या फिर कहिए कि सरकार के प्रति निराशा है कि वो वोट देने चले आए। असल मायने में विप के आदेश की पालना में सांसदों को आना ही होता है, क्योंकि जब शक्ति बल दिखाना हो तो भीड़ की साथ यानी वोट को दिखाने के लिए आपको प्रेजेंट होना पड़ता है। तो मनमोहन सिंह जी मुख्य सचेतक के कहने पर पहुंचे थे, और यदि ये नहीं पहुंचते, बड़ा सवाल है सर, मान लीजिए कि इनकी तबीयत खराब थी, ये नहीं आ पाए। देखिए वो बात दूसरी, तबीयत खराब है नहीं आ पाए, मान लीजिए कि मनमोहन सिंह जी के वोट के कारण ही सरकार गिर जाती तो, और ऐसा हुआ है। अटल जी की सरकार में ऐसा हुआ है, वोट एक से भी सरकार गिरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी स्थिति में हर वोट कीमती होता है। इसको ध्यान में रखते हुए लोगों को बुलाया जाता है। सचेतक को अगर ये लगा कि ये जानबूझकर नहीं आया, तो सचेतक के कहने पर उस व्यक्ति की संसद सदस्यता रद्द की जा सकती है। यानी सांसद यदि अपने टीम के मॉनिटर के कहने पर एब्सेंट रहेगा तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न बनेगा कि सर मुख्य सचेतक का जो पद होता है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? नहीं, ये पार्टी के अंदर संविधान, पार्टी के अंदर लोकसभा राज्यसभा के नियमावली के अनुसार लोगों ने अपनी अपनी पार्टी में बना रखी है। बोलिए, यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। मैंने बहुत सारी घटनाएं आपको एक साथ बता दी हैं, संभवतः आप उन्हें रिलेट कर पाएंगे, संभवतः आप उन्हें देख पाएंगे। तो निर्देशों की बात बता दी। 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है कोई नामांकित सदस्य, उसकी रद्द हो जाएगी। राज्यसभा का सभापति लोकसभा करता है, अंतिम नहीं होगा, न्यायिक समीक्षा हो जाएगी, ये बता दिया। और 52वें संशोधन के द्वारा ये लाया गया था। और यदि कोई 2/3 जो है, ये 91वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्णय लिया गया था कि 2/3 सदस्य पार्टी छोड़ देते हैं। ये पूरा की पूरा जो पॉइंट है ना, ये पूरा की पूरा पॉइंट आपको पेपर में लिखकर आना होगा यदि आपको 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। तो मैंने ये सारी बातें आप लोगों को यहां पर क्लियर कर दी हैं। ठीक है, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। सर एप्लीकेशन में सुपर थैंक्स का ऑप्शन नहीं हो सकता क्या? आप ऐसे ही बस प्यार भरे 2 शब्द लिख दीजिए, मेरा दिल को इतने में ही शांति मिल जाएगी। हरिओम पूछ रहे हैं सर कि यूपीपीसीएस के लिए कितना इंतजार करना होगा? ब्रेक कर दें? हम तो सोच रहे थे पूरा माहौल बना के कहेंगे। आज तारीख 6 है, विद इन 10 डेज क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जन्माष्टमी की आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं। हाँ कीर्ति, बिल्कुल नहीं है बेटा। प्रियांशु, ये पब्लिक पोस्ट नहीं है कि इसको बताया जाए, है ना? आप तो इसरो से भी आगे चल रहे हैं। अच्छा क्या सर बीजेपी लॉ बनाकर पूरे अपोजिशन को रद्द कर सकती है? नहीं बेटा,
अमन जैन, सर याचिका दायर करना, पुलिस न्यायालय कार्य करना सिखा देना ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। अमन, बजाय इसके मैं ऐसा ना करूं कि आपको प्रॉपर तरीके से मैं पढ़ाकर एक अधिकारी बना दूं ताकि आप जब चाहो जिसकी मदद चाहो कर सकूं। डी शेरान लिख रहे हैं, मुझे 15 से 20 स्टीमरिंग प्रॉब्लम है, तो क्या इंटरव्यू में प्रॉब्लम आएगी? नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी प्रकार की शारीरिक दक्षता अगर आपको है, शारीरिक दक्षता में दिक्कत है, तो आपको इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन यहां पर आपको और ज्यादा उत्साहित किया जाता है, आपको मोटिवेट किया जाता है कि बेटा आप बहुत अच्छे से यहां तक पहुंचे हैं। आपको इस बात को लेकर के, लक्ष्मण जाट, सर एक बार वर्दी में आओ। हाँ, यही करते रहो। प्रज्ञा लिख रही है, सर आज कुछ टेंस्ड लग रहे हैं। प्रज्ञा, नहीं बेटा, आज दिन में ड्यूटी पे था। हाँ जी, डन। बीपीएससी कोर्स के रिगार्डिंग इन्फो दीजिए, या अपनी पाठशाला पर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा शशांक। बेटा देखो, मैंने हर चीज है ना बड़े ही शिद्दत से की है। मैंने पहले आप लोगों को आरपीएससी के अंदर जब मैंने कमिट किया वो किया। अब मैं यूपीपीसीएस करने जा रहा हूं विद इन 10 डेज, आपकी ईश्वर ने चाहा तो, सकुशल तरीके से बेहतरीन टीम के साथ। और इस बार तो जो टीम है ना, उसमें हमने ये श्योर किया है कि हिंदी और इंग्लिश का लफड़ा खत्म हो जाए, क्योंकि ये लफड़ा बड़ा था साहब। क्योंकि कुछ बच्चे कहते थे हमें हिंदी समझ में आ रही है, कुछ कहते थे इंग्लिश। मैंने टीम सेलेक्ट ही ऐसे की है जो हिंदी और अंग्रेजी में कुशल हो। मैं कहा भाई दोनों चीजें आती हो तो ही आप टीम का सदस्य बनिएगा। तो टीचर्स जो हैं बिल्कुल डिफरेंट, हिंदी और इंग्लिश जानने वाले, बहुत मैच्योर 15-15, 20-20 साल के अनुभवी टीचर्स हैं जिनको लाया गया है आपके लिए। अभी इंट्रोड्यूस करा देंगे, बस 1-2 दिन की बात और है। ठीक है, क्लियर? हम गोरखपुर कब आ रहे हैं? जब आप बुला लेंगे। सन्नी माहेश्वरी, प्री का थोड़ा फियर है। वाई टू फियर जब वी आर हियर? अरे बेटा कुछ नहीं डरना है, आपने पढ़ाई की है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। चलें आगे। किसी भी प्रकार की शारीरिक दक्षता में विश्वेंद्र बेटा, इसके लिए मेडिकल होगा। अगर मेडिकल में वो चीज दुरुस्त पाई गई तब कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े। आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, धन्यवाद। आइए प्लीज आगे बढ़ते हैं, है ना? यहां तक सारी बातें समझ में आ गई, क्लियर है? लोकसभा की अवधि, अब इस पर भी एक बहुत प्यारा सवाल बनता है जो पेपर में पूछा जाता है। क्या है मेरे प्यारे साथियों? लोकसभा की अवधि 5 साल होती है। यह आप और हमको लंबे समय से, जब से पैदा हुए पता है। मतलब जब से हमारी पढ़ाई लिखाई शुरू हो रही है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है। लेकिन क्या लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? यह सवाल इस बार के प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। पूछिए क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की जब से चर्चा शुरू हुई है ना, तब से यह बात बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में पूछी जा रही है कि हो सकता है कि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर मई तक कर दिया जाए। बोले वो तो है ही, बोले जब तक तैयारियां पूरी ना हो जाएं बढ़ा दिया जाए। ऐसी स्थिति में क्या कोई प्रावधान है? बिल्कुल है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 83 राष्ट्रपति के साथ में यह संशोधन की प्रक्रिया का माध्यम देते हुए कहता है कि संशोधन के द्वारा 5 साल के कार्यकाल को, जो 82nd आर्टिकल में लिखा गया है, उसे 5 साल से बढ़ाकर ज्यादा किया जा सकता है। क्या किया गया है? कभी बिल्कुल किया गया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंदर इमरजेंसी के काल में इंदिरा गांधी जी के द्वारा संसद का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है ना? हालांकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे वापस घटा करके 5 साल कर दिया गया था। ठीक है बेटा? ठीक है, बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल लाएंगे बेटा, है ना? उसके जस्ट बाद लेकर के आएंगे। बिल्कुल शंकर, जोधपुर भी आएंगे भैया। ठीक है, क्लियर है? तो यह बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संविधान संशोधन के द्वारा किया जा सकता है, संसद का, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या योग्यताएं हो सकती हैं लोकसभा के सदस्य बनने के लिए? वो भारत के अंदर लोकसभा निर्वाचन के अंदर मतदाता सूची में हो। ये सब बातें बहुत कॉमन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, दे देंगे। ठीक है? अच्छा, फिर आती है ओथ की बात, यानी कि ये अपनी मतलब क्या कहते हैं ना उसको, शपथ कैसे लेते हैं? तो शपथ लेते हैं, आई हेयर हैविंग बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल टू स्वेयर द गॉड ऑफ आई बियर द फियर, ट्रुथ, फेथ,
एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय द लॉ एस्टैब्लिश्ड दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। बड़ा सवाल बनता है कि सर ये जो ओथ लेते हैं सांसद, ये ओथ सब लोग, हमने बहुतों को ओथ लेते देखा है, राष्ट्रपति को देखा है सर, ये ओथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को देखा है, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को देखा है, क्या ये ओथ लेते समय सबकी एक जैसी ओथ होती है क्या? नहीं, सबकी अलग अलग ओथ होती है ना। अगर आप जानते हैं तो बता दीजिए, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में ओथ लिखी गई है, यानी कि शपथ लिखी गई है। मैं आपको सबकी हल्की फुल्की ओथ बता भी देता हूं। भारत की जो अनुसूचियां हैं उसके अंदर यदि आपको जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सबकी ओथ में कितना अंतर है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर बिल्कुल सही, थर्ड जो अनुसूची है ना, थर्ड जो शेड्यूल है भारत के संविधान का, उसमें ओथ लिखी गई है। देखो बेटा, अनुसूची होती क्या है पहले वो समझ लीजिए। जैसे ये पूरी संविधान की पुस्तक है ना, इस पुस्तक के सबसे एंड में जो अपेंडिक्स लिखा जाता है ना, अतिरिक्त जानकारियां जो कि बीच में नहीं लिखी जा सकती थी वो पीछे डाल दी गई, ऐसी जानकारियों को अनुसूची कहा जाता है। ऐसी अनुसूची में एक थर्ड अनुसूची है, संभवतः आपको दिखाई दे जाएगी मेरी उंगली के पास में, पता नहीं विजिबल है कि नहीं है, थोड़ा ब्लर आ रहा है, मैं बता देता हूं, है ना। तो थर्ड अनुसूची के अंदर ओथ लिखी गई है। इनमें मिनिस्टर की ओथ अलग है। मिनिस्टर की ओथ मैंने जो ऊपर लिखी हुई है वही है। मिनिस्टर ऑफ यूनियन इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट के समय जो इलेक्शन की ओथ है वो अलग होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ओथ, कंट्रोलर जनरल की ओथ और ऑडिटर जनरल की ओथ एक जैसी होती है। इसी प्रकार से अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनता है तो उसकी ओथ अलग होती है। इसी के साथ में अगर कोई कैंडिडेट एमएलए का चुनाव लड़ने जाता है तो उसकी ओथ अलग होती है। इसी प्रकार से हाईकोर्ट का जो जज बनता है उसकी ओथ अलग होती है। यानी हमारे यहां पर कुल 8 प्रकार की ओथ दी गई हैं, जो कि एमएलए, एमपी, चुनाव लड़ने से पहले मतलब चुनाव के समय की ओथ, हाईकोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और अटॉर्नी जनरल, इन सब की ओथ के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है ना, उनकी ओथ तो आर्टिकल्स में ही मेंशन्ड है। ठीक है, क्लियर है, ओथ के अंदर बता दिया। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब हम चलते हैं सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स। ये कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेना है, इसको पढ़ाने में कोई मतलब मजा नहीं आएगा, फिक्स जानकारी है इसमें, क्या बताना। सैलरीज और ये सब आप पढ़ लीजिएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मैं बता चुका हूं, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, चेयरमैन, स्पीकर, संसद के अधिकारी। ठीक है, चलिए, तो यहां तक की जो जानकारी मैंने आपको दी है, कल के सेशन में हम लोकसभा का स्पीकर आपके साथ डिस्कशन में लाएंगे और उपसभापति भी आपके साथ डिस्कशन में लाएंगे। जो जानकारियां आप पढ़ सकते हैं वो आपको भी सीधी सीधी उपलब्ध करा दी जाएंगी, आप उन्हें खुद से पढ़ करके बैठ जाइएगा। ठीक है, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं, बिना चुनाव लड़े जयशंकर साहब ने विदेश मंत्री कैसे बन गए? अभी आप सीखेंगे जब मैं आपको बताऊंगा ना कि 6 महीने तक कोई भी बिना चुनाव लड़े, मैं भी कल को मंत्री बन सकता हूं यदि सरकार चाह ले तो। पूछे कैसे, तो बोले 6 महीने का चुनाव लड़ा, 6 महीने तक आप पद पर रह सकते हैं। इस बीच में सरकार आपको कहीं से भी बाई इलेक्शन लड़वा करके संसद के अंदर ले आएगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।